हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। और मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। मैंने पिछली वीडियोस में आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था और बिजली के बारे में बताया था, कूलॉम्स के नियम के बारे में बताए थे। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि यदि किसी द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम जो है तीन रूपी लाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उस तीन की जो लाइन होती है, हम जब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का या वैद्युत क्षेत्र के अभिलाक्षणिक आपके तीन हैं। एक सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा अदिश रूप में वैद्युत विभव और तीसरा आपका था वो ग्राफीय रूप। तो समझिए कि एक तरीके से मैं ये कहूं कि मैं आपको ग्राफीय रूप के बारे में पहले बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट का जो डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने आपको कहा था कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का जो तीसरा रूप है वो है आपको ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप प्रदर्शित करने का, ठीक है। अब ग्राफीय रूप में कैसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, चलिए इसको जरा मैं बता दूं। और इसका जो नाम जो है शुरुआत में जो रखा गया वो था वैद्युत बल रेखा, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखा क्यों शुरुआत में रखा गया, लेकिन अब इसको जो नामकरण दिया जाता है इसको दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे जो है दिखाया गया, कैसे बताया गया। ये मान लीजिए कि ये आवेश है, आवेश का हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र फैलता है। इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का ग्राफीय रूप जो है वो उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, क्षेत्र रेखा, ठीक है। अब इसको कैसे जो है इसकी कल्पना की गई, देखिए ये आपसे कहा जाए कि यदि हम परीक्षण धनावेश जो अति सूक्ष्म है इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तो इस पर इनके मध्य आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई वस्तु पर असंतुलित बल कार्यरत है तो वो वस्तु क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, विस्थापित होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी और बल की बात नहीं कर रहा, बोल ही केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब इस पर अप्लाई होगा तो काम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ये आपका आवेश जो है मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये चलता हुआ ये किसी पथ पे चलेगा और उसका पथ क्या होगा, जिस दिशा में इस पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब बात करें कि किसी आवेश के क्षेत्र में, किसी आवेश के क्षेत्र में यदि हम किसी परीक्षण धन आवेश को रखें तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये परीक्षण धन आवेश जिस पथ का अनुसरण करेगा या जिस पथ से होकर जाएगा उसी पथ को हम कहते हैं इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। चलिए अब जरा कंसेप्ट की बात करें। ये तो वैद्युत क्षेत्र है। अब हम आवेश को कहीं पर भी रख देंगे, यहाँ 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 कहीं पर भी रख सकते हैं। इवन दैट आपको ये नहीं कहा जा सकता आप यहाँ पे रखें, आप रख दें कि आप यहाँ पे असंख्य आपके पास जो प्रोपेंडिंग पॉइंट आपको पड़े हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इसका मतलब कि दूसरा अब दूसरी बात अगर हम सोचेंगे कि क्या हम यहाँ से इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है उसको हम कहाँ कहाँ खींच सकते हैं और संख्या में कितनी हो सकती है, क्योंकि आप जो है आपके पास पॉइंट रखने के आवेश के जो है हजारों पॉइंट है, लाखों करोड़ों असंख्य पॉइंट। तो कह सकते हैं कि किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसकी संख्या कितनी हो सकती है, असंख्य। क्योंकि जहां से भी रखेंगे उसका फोर्स लगेगा, वो किसी दिशा में चलना शुरू कर देगा तो वो उसे कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा कोई खींची गई रेखा है, ये काल्पनिक एक जो है प्रभावना है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है क्योंकि उस पथ का से वो अनुसरण कर रहा है आपका वैद्युत ये वाला परीक्षण धन आवेश, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के कारण हम कितनी वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं, तो संख्या में अनंत होगी। वजह क्या है, आप कहीं से भी रखेंगे परीक्षण धन आवेश को वहीं से आप वैद्युत बल रेखा खींच सकते हैं। इस तरीके से हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य आप खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी आवेश के कारण अगर हम किसी परीक्षण धन आवेश को रखते हैं तो इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं संख्या में असंख्य, ठीक है। अब चलिए हम बात करें कि
इसको हम कैसे जो है प्रदर्शित और कर सकते हैं, इसको देखिएगा। अभी हमने कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति है। या यूं कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश में जो बल एक्ट करता है वो कहलाता है हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र आप कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर जरा इस चीज को हम मिटा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक आवेश Q को रख दिया, इसके वैद्युत क्षेत्र को हमें जरा प्रदर्शित करना है रेखाओं द्वारा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी हमने कहा है ये है क्या वैद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश पर परीक्षण धनावेश पे लगने वाला बल ही कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं जो ये वैद्युत बल है ये आपकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये दूरी है कि आवेशों से जहां पर हम परीक्षण धनावेश को रख रहे हैं, मतलब है कि दूरी को जिस रेट से बदलेंगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से क्या बदलेगा, बल बदलेगा। ठीक है, एकांक परीक्षण धनावेश पर ये वाला बल। ठीक है, अगर हम परीक्षण धनावेश पर यहाँ पर अगर बल को आप जानते हैं बल कैसी राशि है, सदिश राशि, सदिश को हम बाण द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एकांक धनावेश पे लगने वाले बल को अब हम प्रदर्शित करना चाहें तो इस आवेश से इतनी दूरी पर बल की बात करें। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर इतनी दूरी पर ऐसे, तो हम देख सकते हैं कि इस आवेश से अगर एक निश्चित दूरी पर अगर हम परीक्षण धनावेश को रख रहे हैं तो उससे लगने वाला बल भी क्या होगा, एक निश्चित परिमाण का होगा। परिमाण जब निश्चित परिमाण का होगा तो लाइनों की जो है दूरी जो है यहाँ से क्या होगी, बराबर। हम मान ले रहे हैं कि एक परीक्षण धनावेश को हमने यहाँ पर रखा था, तो इसके चारों ओर अगर हम कहीं पर रख रहे हैं तो रखने के कारण जिस पर एकांक परीक्षण धनावेश पे बल का परिमाण क्या होगा, समान मात्रा में होगा, लेकिन दिशा सबकी अलग अलग होगी। इस तरीके से ये आपकी होगी बल की दिशा। या यूं कर सकते हैं कि जो एकांक परीक्षण धनावेश पे लगे बल लगेगा उसके परिमाण बराबर होंगे, बल दिशा की अकॉर्डिंग जो है ऐसे हो जाएगी, धीरे धीरे हमारा फोर्स। ठीक है, अब चलिए जरा हम दूरी को थोड़ा और बढ़ा ले रहे हैं, हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो देखिए जब दूरी बढ़ी तो लगने वाला बल जो है इस रेशियो के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो दूसरे वाले बल के परिमाण को दिखाने के लिए एकांक परीक्षण धनावेश पर हमने दूसरा तीर खींचा। तो ये वाला तीर इससे थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हम कर दिए, यहाँ पर भी थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पर भी थोड़ा छोटा होगा और यहाँ पर इस तरीके से। फिर अब यहाँ से यहाँ पर अगर हम परीक्षण धनावेश को रख रहे हैं तो उसके जो बल लगेगा अगेन इस वाले फोर्स से क्या होगा, कम होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश पे लगने वाले बल की बात करें वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम ऐसा भी देख सकते हैं, पीछे वाली लाइन खींचा, इससे थोड़ा छोटी ये वाली लाइन होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा छोटी हो गई, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें कुछ कंटिन्यूअस और बराबर दिखेगा, बराबर बराबर बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये बराबर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना ही आप दूरी यहाँ से अगर इक्वल रखते हैं तो प्रति एकांक आवेश पे लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा बनाने में दिक्कतें हो गई हैं, लेकिन ये बराबर बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल कैसा होगा, हमेशा समान होगा। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये जो रेखाएं होंगी ये इस आवेश के कारण क्या कही जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अब हम यही बात कर सकते हैं कि किसी आवेश के कारण जो होगा, जो वैद्युत क्षेत्र फैलता है, तो उसके अंदर अगर हम परीक्षण धनावेश को रखते हैं तो वो जिस पथ का अनुसरण करेगा, तो हम यहाँ कहीं पर भी रख देंगे तो बल की दिशा यहीं पर एक्ट होगी, तो उसका ये वाला क्या होगा, पथ होगा। ठीक है, अब हम काम क्या करें, ये प्रति एकांक आवेश पे जो लगने वाले बल थे यहाँ पर हम इसको क्या करें, एक से सीधी लाइन पर कंटिन्यूअस अगर हम इसको बनाते तो ये कंटिन्यूअस बनाने के बाद ये जो रेखा कह रहा है कि ये कह रहा है कि इस आवेश के कारण इसका जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि यहाँ पर हमने काम क्या किया है, अगर इस रेखाओं को आपस में मिला दिया, ठीक है, तो मिला देने के बाद एक चीज और क्या आप देख रहे हैं, इनके जो बलों के परिमाण थे ये क्या हो गए, एकांक परीक्षण धनावेश पे लगने वाले जो बल के परिमाण थे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। क्योंकि यहाँ पर हमने छोटे छोटे पार्टों में जो लगने वाले एकांक परीक्षण धनावेश पर बल दिखाया था। अब जब हम इसे एक सीधी कंटिन्यूअस लाइन बना देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने काम क्या किया है, एकांक परीक्षण धनावेश पे लगने वाला जो बल का परिमाण था यानी वैद्युत क्षेत्र था उसको क्या कर दिया, हमने लुप्त कर दिया, क्योंकि हमने तब सीधी लाइन थी।
तो क्या वास्तविकता में जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा से या एकांक परीक्षण धनावेश पे लगने वाले बल का परिमाण का क्या वो लुप्त हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लुप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब यहाँ पर अभी हमने कहा कि आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 2 रेखाएं कितनी आप खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी रख देंगे तो परीक्षण धनावेश में लगने वाले बल का परिमाण उतना ही और इधर बाहर की तरफ रहे अजय। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से बनाने के पश्चात किसी आदेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अब हम उस वैद्युत बल रेखा द्वारा केवल नहीं प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम प्रदर्शित करेंगे वैद्युत क्षेत्र को किसी स्थान के जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक आवेश पे जो लगने वाला बल है उसको प्रदर्शित करने के लिए अब हम कहेंगे किसी एक निश्चित क्षेत्र से जो वैद्युत क्षेत्र होगा प्रत्येक आवेश पे लगने वाला बल, उस क्षेत्र से गुजरने वाली जो निश्चित रेखाएं हैं, रेखाओं का घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये किसी स्थान पर जो वैद्युत, अब ये तो हमें बताया था वैद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है। अब ये जो अब ये भी हमने कहा था कि ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है किसको प्रदर्शित कर रही है? वैद्युत क्षेत्र को। तो क्या अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, अब उसको जो है अब यहाँ पर हमने इस तरीके से मिला दिया, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ से गुजरने वाली जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करेगा? बिल्कुल नहीं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर नहीं निर्भर करता, बल्कि निर्भर करता है यहाँ पर जो है इस किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले रेखाओं के घनत्व। देखिए, अगर हम यहाँ इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर रेखाओं का घनत्व एक निश्चित तल से अधिक होगा, उसी वाले तल को हम उठाकर यहाँ पर ले जाए तो यहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पर घनत्व क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ की वैद्युत क्षेत्र यहाँ का अधिक है, यहाँ का क्या है? कम है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी वैद्युत बल रेखाओं को खींच दें तो किसी स्थान का वैद्युत क्षेत्र वहां से वहां के वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पर निर्भर करती है? वहां के एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले रेखाओं के घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जाना कि वैद्युत रेखा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, इसको किस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए जरा इन वैद्युत रेखाओं जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, जरा इनके गुणों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया जाए। ये इनको जो है कौन कौन से और गुण ये प्रदर्शित कर सकती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनको जो चित्र के रूप में अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर धन आवेश रख रहे हैं और यहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश रख रहे हैं तो इस पे लगने वाला बल बाहर की तरफ होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा हो और कोई आवेश, सिर्फ अकेला एक आवेश को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा होगी इस आवेश से निकलकर अलीय रूप में बाहर की तरफ होगी, और ये बाहर की तरफ किधर जाएंगी? अनंत की तरफ। जरा इसको हम जानने की कोशिश करें, अनंत की तरफ क्यों जाएंगी? क्योंकि परीक्षण धनावेश हम रख रहे हैं तो उसकी दिशा किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ, क्योंकि जो फोर्स एक्ट होगा ये बाहर की तरफ होगा। तो कह सकते हैं कि इसी धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा होती है आवेश से निकलकर कहाँ पे जाती है? अनंत पर। दूसरी बात, अगर हम इस आवेश को ऋण आवेश बनाते हैं, यहाँ पर हमने ऋण आवेश ले लिया और यहाँ पर हमने परीक्षण धन आवेश को रख दिया, क्यों? अब काम क्या करेगा? ये आवेश क्या करेगा? इसको खींचेगा। ठीक है, तो अगर हम अकेले जो है अगर किसी एक आवेश की बात करें, अगर हम कहीं पर भी परीक्षण धन आवेश रखें तो खींच कर तो फोर्स लगेगा तो इसी तरफ खींचेगा, तो बल की दिशा में ये अपना गतिमान होगी। तो हमने कहा कि अगर परिभाषा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है? ये परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपका आवेश अंतर की तरफ गतिमान होगा। तो कह सकते हैं कि अगर कोई ऋण आवेश है उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होगी? वो अनंत से होती हुई कहां पर आएगी? इस आवेश पर। ठीक है, चलिए ये इनका जो है प्लस और ऋण जो है आवेश होने के कारण होगा वैद्युत बल रेखा का ये गुण है। नेक्स्ट अगर तीसरे की बात करें कि वैद्युत बल रेखा और किन गुणों को दिखाती है? वही अगर हम यहाँ पर एक धन आवेश रख दें और एक हमने यहाँ पर ऋण आवेश रख दें। ठीक है, अच्छा टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि चुंबक की भी अपनी चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो वो कोई आप चुंबक रखते हैं आपको कोई रेखा दिखेगी? बिल्कुल नहीं। वो रेखाएं का एक प्रकार की काल्पनिक वक्र हैं। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कोई रेखा नहीं खींची जाती है, अगर हम खींचे हैं या कोई आवेश गतिमान में खींच जाता है, ये एक काल्पनिक वक्र है। ठीक है, काल्पनिक एक जो है वक्र है।
जिस पद का अनुसरण किया है उसी को ये बता रहे हैं। वही जो जिस पद का आपका परीक्षण धनावेश जो है अनुसरण करेगा उसी पद को ये बता रहे हैं कि वही है आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, चलिए यहाँ पे धनावेश रख दिए, यहाँ पे ऋणावेश रख दिए। देखिए इनकी एक खासियत होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धनावेश से स्टार्ट होती है, ऋणावेश से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप जो है कहीं पर अपने परीक्षण धनावेश को मान लीजिए आप यही करेंगे तो एक काम क्या करेगा, इसको दूर ढकेलेगा, ये क्या करेगा अपने पास खींचेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, परीक्षण धनावेश जिस पर अनुसरण करेगा वो कैसा अनुसरण करेगा, धनावेश से दूर जाएगा और ऋणावेश की तरफ जाएगा। कहीं पर भी आप आवेश रख दें तो वो ऐसा ही एक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि वो इधर से इधर एक्ट करेगा, क्योंकि इन पे लगने वाले बल का जो भी आपका नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, धनावेश से ऋणावेश। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती है, धनावेश से चलती है और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि ऋणावेश से धनावेश की तरफ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें एक शब्द है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंध वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, ये कारण यही है, क्योंकि जब वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो वो हमने कहा था कि परीक्षण धनावेश जिस पद का अनुसरण करेगा, अनुसरण किस पद का करेगा, धनावेश से ऋणावेश। क्या ऋणावेश धनावेश की तरफ करेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये परीक्षण धनावेश हमेशा धनात्मक ही होता है, तो इसको दूर ही अपने पास ढकेलेगा तो क्या होता है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाके समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन दोनों को अगर हम सजातीय आवेश लेंगे या दोनों को प्लस प्लस कर लें या दोनों को ऋण ऋण कर, इसमें क्या होगा, अब काम क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो अगर हम आवेश को यहाँ पर रख रहे हैं परीक्षण धनावेश को, तो ये क्या होगा, ये इसको दूर ढकेलेगा, ये भी इसको क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। ठीक है, इसके कारण काम क्या होगा, यहाँ पर परीक्षण धनावेश को ये भी दूर ढकेलेगा, ये भी अपना दूर ढकेलेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का निकलेगा वो फट जाएगा। मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी और ये एक दूसरे से क्या होंगी, दूर ही जाएंगी, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पास आए। क्योंकि अगर परीक्षण धनावेश आप यहाँ पर रखते हैं तो ये काम क्या करेगा, इसको इधर लेके जाएगा, क्योंकि ये भी ढकेलेगा ये भी ढकेलेगा, तो परिणामी फोर्स इन्हीं के काम उत्पन्न होगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर आप सजातीय आवेशों को ले रहे हैं तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे से दूर हटती है। ठीक है, तो अगर ऋण आवेश होगा तो काम यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से, क्योंकि परीक्षण धनावेश जो है इससे दूर जाएगा। ये इसमें भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, लेकिन कैसे दूर जाएंगे, ये वैद्युत बल रेखाएं से दूर जाएंगे लेकिन परीक्षण धनावेश क्या आएगा, इनके पास आएगा, इस तरीके से इसमें रेखाएं। ठीक है, ये आपके दूसरे गुण। नेक्स्ट और एक गुण को प्रदर्शित करता है वैद्युत जो रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, सॉरी मैं वैद्युत बल रेखाएं कह रहा था, वैद्युत बल रेखाएं पुरानी धारणा है, क्योंकि वैद्युत बल के कारण ये रेखा बनती है या कल्पना की जाती है, इसलिए वैद्युत बल रेखा पहले कहा जाता था, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कह जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा है कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, तीसरी अवधारणा है। ठीक है, अब क्यों नहीं काटती, जरा अगर हम बात करें कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं के द्वारा हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अब ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एक जगह अगर यहाँ पर कोई सदिश है तो उसका परिणामी जो है एक ही दिशा में होगा, दो सदिश अगर हैं तो परिणामी एक ही दिशा में होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। मान लीजिए अगर एक ही वस्तु पे दो बल एक्ट कर रहे हैं तो उनका परिणामी एक ही दिशा में इधर होगा, नहीं कि यहाँ पे हो जाएगा, यही जाए यहाँ एक दो बल या तीन बल चार बल कहीं पर भी एक्ट कर रहे हैं तो उनका परिणामी किसी एक ही दिशा में होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ऐसा नहीं कि इसके परिणामी दो दिशा में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सेम थिंग्स ये वैद्युत बल रेखा जो है एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का रूप है, और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर मान लें कि दो वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं, ठीक है, अब चलिए तो वैद्युत क्षेत्र की जब हम आपकी परिभाषा बता रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की, तो हमने ये कहा था कि किसी आवेश के क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश जो है जिस पथ का अनुसरण करता है उस वही पथ हमारा कहलाता है, उस आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए इसको जो है कई जगह और अगर आप किताबों में ढूंढेंगे तो इस तरीके से मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र की जिस पथ का अनुसरण हमारा वैद्युत क्षेत्र कर रहा है। ठीक है,
और उस पथ पर किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्शी खींच दें तो वो स्पर्शी जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो वो कहलाता है हमारा जो है वैद्युत बल रेखा। अब देखिएगा वहां पर, तो अगर मान लीजिए इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखा है, इस बिंदु पर हम स्पर्शी खींच दें तो किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिएगा, अगर यहाँ पर इसकी दिशा ये हो गई और इसकी दिशा ये हो गई, ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि इसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर एक ये और एक ये, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये मान लें कि वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा होनी चाहिए? केवल एक, क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि, तो सदिश की दिशा एक ही होनी चाहिए, न कि 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्शी होंगी और 2 स्पर्शी की वजह से एक ही बिंदु पर एक ही सदिश की 2 दिशाएं हो जाएंगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। यहाँ पर देखिए, एक इसकी ये दिशा हो गई, अगर ये दोनों काटेंगे तो एक ही बिंदु पर आपके जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा की 2 दिशाएं हो जाएंगी, एक इधर की तरफ ये वाली जाएगी, दूसरी इधर की तरफ जाएगी, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये सभी से इसकी एक ही दिशाएं होंगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। और ये देखिए, ये निष्कोण वक्र होता है। निष्कोण का मतलब ऐसा कि इस तरीके से आपको कहीं पर ये वैद्युत बल रेखाएं जो है यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर भी कोण नहीं बनाती, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर कहीं पर भी कोण बनाती है तो वो वैद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी, क्योंकि वो निष्कोण वक्र होता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी हम बल रेखा कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आपके पॉइंट के पर जो है आते हैं, जो आपका पॉइंट है वो आपका जो पॉइंट है अगला, वो है कि एक समान या समरूप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है, समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, ये आपका जो है पॉइंट है, मेन पॉइंट की, जिसके कारण हमने आपको वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में बताया था। इसी के लिए, क्योंकि इसमें है कि अगर हम कहीं पर वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर फैला है, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है आवेशों के कारण या किसी और कहीं पर जो है आवेश है, उसी के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र फैला। अब हम बात कर रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की, जिसकी हम बात करेंगे वो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान। जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा तो उस एक समान वैद्युत क्षेत्र को देखिए, पीछे हम लिखा था, आप जो रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो अब इनको रेखाओं द्वारा जब प्रदर्शित करेंगे तो 2 रेखाओं, ये जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी? समान होंगी, इस तरीके से। अब इसमें अगर द्विध्रुव को रख दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर अब हम एक द्विध्रुव ले रहे हैं, द्विध्रुव के लिए हम काम क्या कर रहे हैं? द्विध्रुव कैसा होता है? 2 आवेश की होते हैं, परिमाण में समान, प्रकृति इनकी भिन्न होती है और एक दूसरे से कुछ अलग दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ अब रखने के पश्चात क्या होगा? रखने के पश्चात आप देखेंगे, आप जानते हैं, जैसे पीछे हम बताते आ रहे हैं आपको कि ये आवेश है, तो आवेश को जब भी आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे या किसी आवेश के पास अगर आवेश को रखते हैं, तो यहाँ बताते हैं ये आवेश से परीक्षण आवेश से, तो इस पर क्या होगा? एक्ट फोर्स एक्ट करेगा। उसी तरीके से किसी आवेश ये फोर्स क्यों एक्ट करेगा? मैंने बताया था, वो कारण क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वो संकल्पना है वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण हम मानेंगे कि इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस आवेशों पर क्या लगेगा? फोर्स एक्ट करेगा। अब फोर्स की दिशा क्या होगी? अब हमें ये देखना है। तो आप जानते हैं ये जो क्षेत्र की दिशा में धनावेश के कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पर, और क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या लगेगा? ऋणावेश के कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब जरा हम इस पूरे निकाय पर बात करें कि नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो एक अब अगर हम नेट बल की बात करें निकाय पर, नेट बल, ठीक है, देखिए जितना बल ये एक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई होगा यह बराबर, अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ से आप जानते हैं कि बल यह बराबर क्या होता है? ऐसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की बराबर क्या होगा? F/Q। ठीक है, तो अगर इस F की बात करें तो F कितना होगा? E/Q, यानी जो आवेश और वैद्युत क्षेत्र को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा फोर्स देगा। अगर यहाँ पर उस फोर्स की बात करें तो ये कितना होगा? -Q यहाँ पर E, क्योंकि यहाँ का वैद्युत क्षेत्र समरूप एक जगह, यहाँ पर फोर्स कितना होगा? +Q
अब एक ही निकाय पर नेट बल की बात करें, ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर एक ही निकाय पर एक से अधिक बल अगर एक्ट हैं, तो अगर उस पे लगने वाले बल की बात करें, यह नेट यानी नेट बल कितना कार्यरत होगा, तो नेट बल कितना होगा, ऋण आवेश के कारण जो ये बल आपका है माइनस क्यू ई, और धन आवेश के कारण कितना है प्लस क्यू, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, शून्य। अगर किसी वस्तु पे लगने वाला नेट फोर्स अगर शून्य है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का विस्थापन, अगर वो भी विस्थापन की बात है, तो जो विस्थापन होगा वो स्थानांतरित, जिसे जो हम विस्थापन कहते हैं, स्थानांतरित का मतलब होता है रैखिक दिशा में विस्थापन। तो अगर इस किसी वस्तु पे नेट बल शून्य से कर सकते हैं तो रैखिक विस्थापन वो जो है न्यूटन के नियम के अनुसार वो क्या होना चाहिए, शून्य, क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, अगर जो है ये आपका इस पर लगने वाला नेट फोर्स अगर आपका शून्य है तो ये वाली वस्तु का विस्थापन इस समय यहाँ पर, क्योंकि किसी और एक्स्ट्रा फोर्स के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है, ये प्रारंभिक जो है ई स्टार्ट किया होगा तो इस पर नेट बल लगा होगा, नेट बल इस समय शून्य, तो नेट बल अभी शून्य है तो इसका मतलब इस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब चलिए, यानी ये वाली वस्तु रैखिक विस्थापन नहीं करेगी तो काम क्या करेगी, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दोनों बल एक ही निकाय पर एक्ट है लेकिन अलग अलग दिशाओं में एक्ट है, ठीक है, तो ये काम क्या करेंगे, अगर ये रैखिक विस्थापन नहीं करेंगे तो काम क्या करेंगे, ये इसको जो है किसी अक्ष के प्रति रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये कि इसके अंदर जो विस्थापन होगा वो कैसा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन। देखिए लगभग सभी लोग चक्की देखते होंगे, घर में जो है चारा काटने की मशीन होगी, वो देखते हैं कि आप तो किसी एक ही जगह पकड़े होते हैं और यहाँ पर आपका जो है धुरी लगा होता है, उसके पैर आप घुमाते हैं तो उसका जो कोणीय विस्थापन होता है, मतलब वो घूर्णन गति करती है। उसी तरह द्विध्रुव होगा, जब इस पर इधर की तरफ बल एक्ट करेगा, इस पर इधर की तरफ आप जो है बली पे ले ले, एक इधर की तरफ खींचे एक इधर, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो ये लगभग मिडिल पॉइंट के अबाउट काम क्या करेगा डंडा, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। सेम चीज इस पर अगर ध्यान दें तो अगर ये फोर्स अगर बराबर है तो ये जो है लगभग अपने मिड पॉइंट के अबाउट क्या करने शुरू कर देगी, रोटेट करना। जब रोटेट करेगी इसका मतलब इसके अंदर कौन सी गति होना शुरू हो जाए, घूर्णन गति, ठीक है। तो अब देखिए घूर्णन गति होगी तो क्यों होगी, घूर्णन गति करने का कारण कभी बल नहीं होता बल्कि होता है वो बल आघूर्ण। तो अगर जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रख देंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल का आघूर्ण। तो इसमें यही आपको देखना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखे हैं तो द्विध्रुव पर कितना है बल आघूर्ण अप्लाई होगा मात्रा, ठीक है, और उसकी दिशा की तरफ। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण, ठीक है। अब उस बल आघूर्ण को हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे। चलिए उस हमें बल आघूर्ण को निकालना है। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ऋण आवेश, यहाँ पे धन आवेश, अगर हम बात करें द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा, द्विध्रुव का आघूर्ण जिसे हम पी से हमने बताया था, उसकी दिशा किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश के लिए पी की दिशा, ठीक है। अब चलिए अब ये देख रहे हैं जो पी है, पी कैसी राशि होती है, सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। दोनों यानी पी और ई के बीच यहाँ पर जो कोण आप मान लें थीटा बना, किसी भी स्थिति में देते हैं आप मान लें कि यहाँ पर हमने रख रखा है जो यहाँ से थीटा कोण बना है, मतलब पी और ई के बीच यहाँ पर कोण थीटा है, ठीक है। अब काम क्या करेंगे, इस पर ये बल इसको इधर की तरफ घुमाएगा, ये इधर की तरफ है, तो ये मिड पॉइंट के अबाउट है घूर्णन करना शुरू कर देगा, ठीक है। घूर्णन करेंगे तो इस पर क्या एक्ट होगा, आप देखिए घूर्णन किसके कारण करते हैं, बल आघूर्ण के कारण। अब हमें निकालना है कि इस पर कितना बल आघूर्ण एक्ट होगा, ठीक है। चलिए जो बल आघूर्ण होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, किसी वस्तु पे जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण जिसे हम टाउ से लिखते हैं, और ये टाउ बराबर होता है अगर किसी वस्तु पे दो बल अगर जो है परिमाण में समान है, ठीक है, तो ये आपका बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से अभिलंब और दूरी। क्या होता है, इन देखिए ये जो बल आघूर्ण क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक बल को लेंगे
और गुणन ये जो बल की क्रिया रेखा है इसकी गुणनक से अभिलंबवत दूरी, ठीक है। अब उस अभिलंबवत दूरी की को कैसे हम लेंगे देखिएगा। इस तरह ये सवाल आगे इसको सीधा आप एक ऐसे लाइन को लेकर आए, ये बिल्कुल अभिलंबवत आकर हर एक जगह वैल्यू चले, ठीक है। और इसको आप यहाँ से तो ये वाली लाइन है, देखिए वह दूरी क्या होगी, और देखिए ये बल जो है इधर की तरफ कट जाएगा, एक्शन ऑफ लाइन इसका इधर है, इसका एक्शन ऑफ लाइन इधर है, ठीक है। अब दोनों बलों के बीच की अभिलंबवत दूरी कहाँ गई, ये वाली, ठीक है। और यही आपका है बल की क्रिया रेखा के गुणनक से अभिलंबवत दूरी। देखिए अब ये जो दो दूरी होगी ये वाली दूरी होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इस दूरी की बात करें, इस दूरी को कैसे लेंगे, तो आप जानते हैं थोड़ा जो आपका बिंदु का आधार होता है ये आपका 2l होता है, ठीक है। अब ये कोण थीटा है, यहाँ देखते हैं एक आपका बनेगा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जाए तो ये जो कर्ण है कर्ण को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होगा ये आपका होगा 2l cos थीटा और ये हिस्सा कितना होगा 2l sin थीटा, ठीक है। अब बल आरूप टाउ की बात करें, टाउ कितना होगा, ये बल की बात करें, बल कितना है q into e, तो ये आपका होगा q into e, और ये दूरी कितनी है 2l sin थीटा, तो ये आपका होगा 2l sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप q और 2 और l को एक साथ कर दें तो ये कितना होगा 2ql into sin थीटा, ठीक है। अब ये 2ql को आप क्या लिख सकते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण p, ये होगा p into e into sin थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया टाउ। आप देख सकते हैं कि अब ये टाउ किन दो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से गुणनकोण थीटा का, मतलब ये जो थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये sin थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी थीटा का मान यहाँ देखिए अगर आप जो है sin थीटा का मान यहाँ से शून्य से जो है बढ़ते बढ़ते 1 तक अधिकतम हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब थीटा का मान 0 होगा तो उस समय sin 0 अंश का मान 0 होगा, जब थीटा का मान 90 होगा उस समय जो है sin 90 अंश का मान 1 होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब जब ये sin थीटा की वैल्यू आप मैक्सिमम 1 के बराबर रखेंगे तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी टाउ मैक्स कब होगा जब थीटा बराबर होगा आपको 90 डिग्री, और किसके बराबर होगा p into, ठीक है। अब यहाँ से जब प्रैक्टिकली आप देखना चाहें कि अगर मान लीजिए ये आपका एक जो है कुछ भी है, कोई भी डंडा ही मान लीजिए, ठीक है, ये उसी रूप का आप मान लीजिए, हालांकि आप जो है इसको डंडा नहीं मान सकते कि आवेश है, दूरी है, ये कोई डंडा है नहीं, लेकिन यहाँ पर आवेश है तो इसको अपोज एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, जब इस स्थिति में है आप प्रैक्टिकली देखिए कि अगर इसको घुमाना है तो ये किसी भी स्थिति में तो सबसे कम फोर्स किधर लगेगा, देखिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कर दें तो यहाँ पर इसको घूमने की शक्ति सबसे ज्यादा होगी, मतलब घूमने की शक्ति का क्या मतलब, इस पर लगने वाले बड़े उनका आघूर्ण इस स्थिति में है तो थीटा का मान 90 होगा, देख लीजिएगा। और इस स्थिति में घूमने के लिए सबसे अधिक जो एलिजिबल है, कभी घूमने की शक्ति यानी बल आघूर्ण सबसे ज्यादा, और आपको यहाँ पे दिख रहा है थीटा का मान 90, उस समय बल आघूर्ण क्या मैक्सिमम p के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को रख देंगे तो उस पे कितना बल उनका आघूर्ण होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आप देख रहे हैं p भी सदिश राशि है और p भी आपकी सदिश राशि, ठीक है ना। अब जरा कक्षा 11 में जाइए सदिशों के सदिश मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको ये बताया गया हो कि अगर दो सदिश a और b हैं, दोनों का अगर आप सदिश मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इसके बराबर होगा a into b into sin थीटा, और जो a और b दोनों खुद में एक सदिश हैं, और ये सदिश जब सदिश रूप से मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो ये खुद भी एक नया सदिश बनाते हैं जिसका परिमाण किसके बराबर होगा ab sin थीटा के बराबर होगा। ये थीटा क्या a और b के बीच का कोण है, सदिश a सदिश b के बीच का कोण है, और जो ये नया सदिश c बनेगा उसकी दिशा किधर होगी, मान लीजिए a और ab है, दोनों से ये जो तल कटेगा इस तल की अभिलंबवत होती है किसकी दिशा c, यानी c भी कैसी राशि एक सदिश, यानी दो सदिशों का आप सदिश मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी एक नई सदिश होती है जिसकी दिशा कैसे होती है a और b दोनों को मिलाने वाले तल के अभिलंबवत, यानी यहाँ क्या होती है, यानी ये जो c एक ऐसा सदिश होगा इसका परिमाण इतना होगा जो कैसे होगा a और b दोनों के अभिलंबवत, ठीक है।
चलिए, और जरा अब इस चीज को जरा इससे मिलाने की कोशिश करें। यहाँ पे बल लागू टाउ कितना है, टी इंटू ई इंटू साइन थीटा। जरा इसी से इसकी मिलान करें तो आप कह सकते हैं कि देखिए ई भी एक सदिश राशि है और ई भी एक सदिश राशि है और थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण। तो जाहिर सी बात है कि जब ई साइन थीटा के रूप में है तो ये टाउ को भी क्या होना पड़ेगा, सदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ये पी साइन थीटा ए बी साइन। इसका मतलब जो टाउ होगा वो कैसा होगा, पी और ई दोनों के अभिलंब होगा। ठीक है, यानी P क्रॉस E अगर आप करते हैं तो सदिशों को मल्टीप्लिकेशन का, अगर P क्रॉस E A का B में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंश किसकी दिशा दिखाता है, जो नई राशि C है उसकी। मान लीजिए A है, सदिश A है और ये B है, तो आप A क्रॉस B अगर करेंगे तो ये C कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप करते हैं P क्रॉस E, या कहें कि अगर हम दोनों का अगर सदिश मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या होगा, तो ये जो टाउ सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसा होगा, ये P क्रॉस। इस तरीके से हम चाहें तो इस बलागुण को सदिश रूप में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए जब इतना हो गया तो इसको आप जो है परिभाषित भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप इसको यानी कर सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव का आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषित करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार आपको लिखा है E क्रॉस E बराबर टाउ। ठीक है, अगर इसको आप जो है इसके परिमाण के रूप में लिखें तो टाउ बराबर होगा P E sin थीटा। अगर आप थीटा का मान 90 अंश रख दें तो ये आपका हो जाएगा टाउ मैक्स और ये हो जाएगा P इंटू E। ठीक है, अब देखिए इसको आप परिभाषित करना चाहें तो अगर इस वैद्युत क्षेत्र को एकांक आप मान कह सकते हैं कि जो हमने वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया एक समान को एकांक रूप में प्रतिकूलांक का है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर टाउ मैक्स। ठीक है, अब इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब, देखिए एकांक होने का, किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब, किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला परियुग्म का आघूर्ण जो है वो उस पर लगने वाले द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब स्थित द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर लगने वाले परियुग्म के आघूर्ण के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे तो आप जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले परियुग्म के आघूर्ण को निकाल सकते हैं, उस पर लगने वाले परियुग्म के आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आज का पॉइंट। मैंने आपको जो स्टार्ट किया था वो आपको वैद्युत क्षेत्र से स्टार्ट किया था और वैद्युत क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने के लिए आप लाइन का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद जो है अब मैंने आपको जो बताया था आप वैद्युत क्षेत्र का उपयोग जो है लाइन से कर सकते हैं, यानी लाइन जो है प्रदर्शित कर सकते हैं किसी आवेश पे लगने वाले वैद्युत क्षेत्र को। और इसमें हमने ये बताया था कि परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वही पथ हमारा कहलाता है वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, और इस तरीके से मैंने आपको जो है इसको खींचना भी बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया ये समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर कैसे आप बलून के आघूर्ण को निकाल सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, ये चीजें आप देख रहे हैं और इसके बारे में हो सकता है उम्मीद है मैंने तो अपना पूरा जो एफर्ट आपको दिया है, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो अगर आप जो है उन चीजों के डाउट्स जो अगर आप हमसे क्लियर करना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन चीजों को बता सकूं। ठीक है, तो जो भी अगर आपको कमियां लगती हैं तो आप जो है ये जो आपका चैनल है जिस पर आप हमें देख रहे हैं इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाकर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।